हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो 3 इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसमें से एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि पेमेंट करने का एक जरिया। हम जब पेमेंट करना चाहते हैं ना, या किसी से पेमेंट पाना चाहते हैं, तो इस केस में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं हमारे पास? कैश और बैंक तो बहुत कॉमन है। कैश तो बहुत कॉमन है। बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो अभी तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, लेकिन पहले एक क्या चलता था? चेक। चेक होता था, है ना? तो चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक के बारे में भी बताया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया और प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया गया। 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहाँ बताया गया है? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। बट आज हम इस वीडियो में बस बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है उसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रही हूँ। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ। जैसे सपोज करो कि आप क्या हो? आप एक गुड्स खरीद रहे हो, आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, आप एक परचेजर हो और गुड्स खरीद रहे हो। तो गुड्स खरीदने के बाद सपोज आप ए हो, गुड्स खरीद रहे हो किससे? फ्रॉम फ्रॉम बी। ठीक है, ए हो, फ्रॉम बी आप क्या कर रहे हो? गुड्स परचेस कर रहे हो। ठीक है, अब परचेस करने के बाद आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो अभी। आप चाहते हो कि पैसा आप 1 महीना बाद या 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद आप पैसा पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, कैश आपके पास है कि नहीं उस बारे में हम अभी यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। कैश है कि नहीं, बैंक में बैलेंस है कि नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं। बट आप अभी पैसा नहीं देना चाह रहे हो, किसी भी कारणवश पैसा है ही नहीं, या कोई और रीजन होगा, अभी पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कुछ दिन बाद आप पेमेंट करो। तो ऐसे केस में बी क्या करेगा? बी जो कि आपका सेलर है। बी कौन है यहाँ पर? बी कौन है? बी आपका यहाँ पर सेलर है। आप क्या थे? परचेजर थे। ठीक है, आप परचेजर थे। हम मेरे एग्जांपल में आप ए हो, आप परचेजर हो और बी आपका सेलर है। तो आप बी को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई एक बिल बनाओ, एक बिल बनाओ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ। ठीक है, समझो मेरी बात को, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ। हम क्या करेंगे इस बिल ऑफ एक्सचेंज में? अपना एक्सेप्टेंस लगा देंगे। ठीक है, और उस बिल में जो भी आप डिसाइड किए हो कि मैं 2 मंथ्स बाद पैसा दूंगा, भाई ए भाई बी, हम अभी आपको 2 मंथ्स बाद पैसा देंगे। आप उसी तरह से एक बिल बनाओ जिस बिल में लिखा रहेगा कि 2 महीना बाद हम आपको पैसा देंगे। आप बिल को बनाओ और दो अभी मैं उसको साइन कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा, और 2 महीना बाद मैं उससे उसका पैसा आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे एग्जांपल में मैंने बार बार बोला कि ए नहीं बना रहा है बिल। बिल कौन बना रहा है? बी, सेलर। तो एक चीज क्लियर कर लो कि जो बिल बनता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनता है वो सेलर बनाता है। सेलर बनाता है, यानी कि जिसको पैसा मिलेगा वो बनाएगा। ठीक है, जिसको पैसा मिलेगा वो बनाएगा। इज दैट क्लियर? जिसको पैसा मिलेगा वो बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप एक बार इसका डेफिनेशन को देखोगे तो ध्यान से देखो, इसका डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? इसका डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि a bill of exchange is a bill of exchange is an instrument in writing. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक डॉक्यूमेंट है, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है। और क्या? और क्या देख रहे हो आप यहाँ पर? ये बोला जा रहा है कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया जाएगा। ये जो बिल बनाया जाएगा ना, एक इंस्ट्रूमेंट, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कि इस बिल में एक्चुअली ऑर्डर करेगा सेलर, एक ऑर्डर करेगा सेलर, या जिसने भी आपको, सपोज करो, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलर, मतलब आपने किससे गुड्स खरीदा होगा तो वो सेलर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी से पैसा लेके रखा है, वो चाहता है कि आप 2 महीना बाद आप उसको पेमेंट करो। तो उस केस में जो जो भी आपका लेंडर होगा वो लेंडर बनाएगा। 2 महीना बाद उसको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? लेंडर बनाएगा या सेलर बनाएगा, जिसको भी पैसा मिलने वाला है वो बनाएगा। इज दैट क्लियर? परचेजर नहीं बनाएगा।
परचेजर नहीं बनाएगा, ठीक है, सेलर या तो लेंडर बनाएगा। और ये बिल है क्या, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द मेकर। साइंड बाय द मेकर मतलब कौन मेक कर रहा है, बना कौन रहा है, द लेंडर और द सेलर, ठीक है, सेलर या तो जो लेंडर है वो बना रहे हैं। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम, मतलब उस बिल में लिखा है कि एक इतना पैसा इतने तारीख को आप क्या करोगे, दोगे। ठीक है, अब बिल का एक बार डेफिनेशन को पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्ट 1881 में ये डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है बिल of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक राइटिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, एक अनकंडीशनल, मतलब उस बिल में कोई कंडीशन नहीं लगेगा कि ऐसा होगा तभी पेमेंट मिलेगा, ऐसा है कोई कंडीशन नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा तभी पेमेंट करोगे आप, ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें साइन होगा किसका, मेकर का, यानी कि लेंडर हो चाहे सेलर हो उसका साइन होगा, जिसमें लिखा रहेगा कि एक सर्टेन अमाउंट, मतलब कोई भी एक अमाउंट जितना का आपको मिलना है, सेलर को जितना मिलना है, परचेजर को जितना देना है, वो अमाउंट लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि वो अमाउंट इस डेट को, ठीक है, इस तारीख को इस व्यक्ति को देना है, या तो क्या करना है, उस व्यक्ति वो बिल जो भी कैरी करके लाएगा, जो भी बियरर होगा उस बिल का, उसको क्या करना है, वो हाँ वो उसको दे देना है उसका पैसा। ठीक है, समझ में आया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में किस लिए बन रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट में फिर ग्रेस पीरियड भी मिलता है, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड भी होता है। ठीक है, वो ग्रेस पीरियड कैसे है क्या नहीं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल तो बस आप इसका डेफिनेशन समझो, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें मेकर का साइन होगा, और आफ्टर दैट जब वो बना लेगा, सेलर जब वो बिल को बना लेगा, बनाने के बाद क्या करेगा, फिर परचेजर के पास भेजेगा, परचेजर क्या करेगा उसमें एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस तो बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, मेकर क्या बोल रहा है कि आप इतने तारीख को इतने अमाउंट आप दोगे। ठीक है, इतने तारीख इतने अमाउंट, में एक स्पेसिमेन दिखाती हूँ आपको, स्पेसिमेन मतलब एक फॉर्मेट दिखाती हूँ, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, ठीक है, फॉर्मेट देखो एक, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट तो थोड़ा छोटा है तो बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखो, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब क्या हो गया, नमूना। ठीक है, देखो इसमें एक बिल बना हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, 2 months आफ्टर डेट। ठीक है, 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने के बाद, हाँ, पे टू मी और माई ऑर्डर, मुझे या तो मैं जिसे ऑर्डर करूंगा, द सम ऑफ ₹5 lakhs ओनली फॉर वैल्यूड रिसिप्ट, 5 लाख रुपए पेमेंट होगा। ठीक है, 2 महीने के बाद। अब न्यू दिल्ली 1 जुलाई 2019 को ये बिल बना था। ठीक है, बिल बना था, बिल बनाया किसने, बिल बनाया है करुणा सागर ने। ठीक है, दिल्ली से है वो, ग्रीन पार्क करुणा सागर ने ये बिल बनाए, यानी कि वो सेलर होंगे या तो लेंडर होंगे। 5 लाख का एक अमाउंट के लिए उन्होंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। और इसमें देखो, आप अगर देखोगे लेफ्ट साइड में एक्सेप्टेड साइंड प्रेम किशोर लालबाग जयपुर, यानी कि जो परचेजर है उसका एक्सेप्टेंस रहेगा, एक्सेप्टेंस की जगह रहेगा, वो पहले तो बिल बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा सेलर, बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बना रहे, लेकिन बनाने के बाद वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के लिए परचेजर के पास भेज देगा। जब तक परचेजर का साइन इस पे नहीं पड़ेगा ना, तब तक इस बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में तो उसका एग्री होना बहुत जरूरी है ना, उसका एक्सेप्ट करना। क्योंकि आप बोल रहे हो कि मेरे ऑर्डर के हिसाब से आप इतनी तारीख को मेरे को इतने अमाउंट पेमेंट करोगे, तो सामने वाला परचेजर अगर उस पर साइन नहीं करता तो इस बिल का क्या वैल्यू है, समझ रहे हो।
हाँ, साइन कर दे रहा है मतलब वो राजी है, वो इतना तारीख को इतना अमाउंट पेमेंट करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये है स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और डेफिनेशन हम लोग देख ही लिए हैं। और अब इसका कुछ फीचर्स आप इसमें देखोगे, कुछ फीचर्स आप इसका देखोगे। ठीक है, अब कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं, पुराने वाले इसमें ही होगा, मतलब इसी में होगा। इसमें देखो फीचर्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे पहला राइटिंग में होना चाहिए, कोई ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर। ये कोई रिक्वेस्ट पेपर नहीं है, ये एक ऑर्डर है। क्या है, हमेशा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ रिक्वेस्ट पेपर, इट इज एन ऑर्डर, इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि इतने तारीख को आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, इतना अमाउंट इतने तारीख को पेमेंट करोगे। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि ऐसा होगा तभी पेमेंट होगा, ऐसा कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ फीचर्स अब देखो, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। मस्ट बी डेफिनेट मतलब अमाउंट वहां पर मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ऐसे खाली ब्लैंक कोई अमाउंट ना भर के लिख दिया, अमाउंट भरना है, ड्यूली स्टम्प्ड भी करना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ फीचर देखो, द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी अ फिक्स्ड वन। डेट ऑफ पेमेंट जो है वहां पर एक फिक्स्ड तारीख लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले कि 2 मंथ्स बाद, अब कब उसका डेट नहीं, डेट लिखा रहेगा। ठीक है, डेट लिखा रहेगा। ठीक है, डेट लिखा रहेगा, या तो जो मेंशन कर दिया ना 2 मंथ्स बाद। ठीक है, 2 मंथ्स, एक्चुअली डेट डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है, 2 मंथ्स बाद जो बोल रहे हैं और जिस तारीख को एक्सेप्ट हुआ है बिल। ठीक है, हाँ उस तारीख से, या कंडीशन होता है आफ्टर, मैंने इसमें भी कंडीशन होता है कि जिस दिन बिल बना उस दिन के बाद से 2 महीना, कि जिस दिन एक्सेप्टेंस हुआ उस दिन के बाद से 2 महीना। तो ये होता है, बिल में लिखा रहेगा आफ्टर साइट और एट साइट, इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन मतलब फिक्स्ड डेट होगा। ठीक है, पेमेंट का एक फिक्स्ड डेट होगा। ओके, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मतलब जो ड्रॉयर है, जो मेकर है, जो सेलर है, जो लेंडर है, उसका साइन होगा ही होगा। इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, मैंने बताया कि बिना एक्सेप्टर का वो बिल का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड, और अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है, कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है, डेट नहीं दिया रहता है, लेकिन बोला रहता है कि ऑन डिमांड। जैसे चेक जो होता है ना, चेक, चेक भी एक्चुअली में एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और वो उसमें कोई डेट नहीं दी, जो डेट दिया रहता है उस डेट के उस डेट में भी, उस डेट के बाद आप कभी भी, चेक का एक समय होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ चेक के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको भी बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या है, एक ऑप्शन है कि चेक, जैसे ही आपको बिल ऑफ एक्सचेंज शो किया जाएगा, मतलब ऑर्डर, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है कि जैसा ऑर्डर होगा वैसे ही, कोई डेट नहीं है, जब मैं ऑर्डर करूंगा तब भी मुझे पैसे मिलना चाहिए, तो फिर वो जैसे ही ऑर्डर करे, जैसे ही सेलर बोलेगा उस समय परचेजर को देना पड़ेगा। वो स्पेसिमेन होगा, यानी मतलब स्पेसिफाई होगा उसी में, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहेगा। क्या वो ऑन डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, या वो कोई पर्टिकुलर डेट दे रहा है तो उस मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होगा। हाँ, डेट के साथ भी ग्रेस पीरियड मिल जाता है 3 दिन का। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो मैंने बात किया, कंफ्यूज मत होना, द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड, उस बिल में लिखा रहेगा कि ऑन डिमांड में है कि एक्सपायरी डेट के, हाँ डेट के बाद है। ठीक है, तो उस हिसाब से पेमेंट होगा। द अमाउंट इज पेबल, मतलब डेट का इंपॉर्टेंस है इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, बहुत इंपॉर्टेंस है। द अमाउंट इज पेबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है ना बिल का, जो बिल में जो अमाउंट लिखा है 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी है अमाउंट लिखा है, वो या तो जो कैरी करके जाएगा, जो मतलब जो बिल लेके उसके पास जाएगा उसको दे दिया जाएगा, या तो जिसने जो मतलब बिल को जिसने बनाया उनके ऑर्डर के हिसाब से वो जिसको बोलेगा उसको पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मतलब थर्ड पार्टी को पेमेंट हो सकता है। फर्स्ट पार्टी तो सेलर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्टी हो गया आपका परचेजर जिन्होंने एक्सेप्ट किया, और थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, मैंने अगर सेलर चाहे अपना ना रिसीव करके किसी और पार्टी, किसी और से भी
रिसीव करवा सकता है। ठीक है, अब 9 को देखो, द अमाउंट इज पेएबल ईदर टू द, अच्छा ये तो बता दिया था। अच्छा 10 को, इट बियर्स स्टाम्प्स अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इज ड्राफ्टेड ऑन अ स्टाम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था कि स्टाम्प ड्यूली स्टाम्प्ड रहेगा, जिसमें अमाउंट मेंशन रहेगा, या तो ये बिल जो बनेगा वो खुद ही एक स्टाम्प पेपर पे बन जाएगा, और अगर स्टाम्प पेपर पे नहीं बन रहा है तो अगर ऐसे नॉर्मल पेपर में बन रहा है तो स्टाम्प उस पर अटैच रहेगा, स्टाम्प। ठीक है, जितने पैसे का है उतना एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसमें वैल्यूड होता है उसका स्टाम्प ड्यूली स्टाम्प्ड रहेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब, स्पेसिमेन भी मैंने दिखा दिया था, है ना। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।